नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने सेट नंबर 10 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो सेट नंबर 10 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो था, अगर उसको आपने वॉच नहीं किया हुआ है तो उसको आप एक बार देख लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एक पार्ट सभी के लिए कंपलसरी होगा। हम इस वीडियो में उसी कंपलसरी पार्ट पर स्टडी कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कल की वीडियो के बाद। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर अगर आप सक्रिय हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान। अगर आप जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम से तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व नेचुरल एलिमेंट कौन सा होता है? यूरेनियम, मरकरी, सोना या फिर कैल्शियम? और इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए। तो यूरेनियम जो है ये अगर आप पीरियाडिक टेबल देखेंगे तो उसमें एक अंतर्वर्ती श्रेणी के अंतर्गत एक्टिनाइड श्रेणी का एलिमेंट है और इस श्रेणी में आंतरिक इलेक्ट्रॉनी परिकक्षा यानी कि जो 5वीं परिकक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉन स्थान लेते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि प्रकृति में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। तो सबसे भारी तत्व क्या होता है? यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर जो होता है ये किसका बहुलक है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। तो बताइए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए यानी कि आइसोप्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो इस प्रकार से है CH2CCH3 CHCH2। तो इसको पढ़ेंगे आप 2-methyl-1,3 ब्यूटाडीन। ठीक है, तो ये है इसका जो IUPAC नेम होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो नेचुरल रबर होता है वो बेसिकली जो है रबर का जो वृक्ष होता है उसके लैटेक्स से प्राप्त होता है। जो उसका दूध होता है उसको लैटेक्स कहते हैं। यह एक चिपचिपा होता है और मिल्की द्रव होता है, मतलब दूध की तरह दिखने वाला द्रव होता है और उसी से रबर को तैयार किया जाता है। तो याद रखना कि जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है। हड्डियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन, तो दोस्तों याद रखना कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्टियोलॉजी का संबंध हड्डियों की पढ़ाई से है। पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को कहते हैं ओरोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थि विज्ञान अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त का दाब, वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। और स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर UPPSC की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो स्तनधारियों का जो उद्भव हुआ था वो ट्राइएसिक काल में माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना आपको। आंध्र प्रदेश ब्रह्मोत्सवम, ये बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में क्या लोसार उत्सव मनाया जाता है? जी नहीं, ये नहीं मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू मनाया जाता है, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में गोची फेस्टिवल होता है, ये भी सही है। यानी कि विकल्प बी हमारा आंसर है। और आपको बता दें कि ये जो लोसार उत्सव होता है ये आपको लद्दाख के साथ साथ असम और सिक्किम में देखने को मिलेगा। अरुणाचल में यह नहीं होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झारखंड करम फेस्टिवल, कर्नाटक उगाड़ी, केरला ओनम, छत्तीसगढ़ बस्तर दशहरा। तो यहाँ पर जो करम फेस्टिवल है ये झारखंड में ही होता है। उगाड़ी जो है ये कर्नाटक में होता है। केरल में जो ओनम नामक उत्सव होता है मनाया जाता है। और बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। लेकिन गुग्गा नवमी ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो गुग्गा नवमी कहाँ पर होता है? तो दोस्तों गुग्गा नवमी हरियाणा, जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि गुग्गा देवता की पूजा करने से जो सांप होते हैं वो परेशान नहीं करते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए निम्नतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए निम्नतम जो एज लिमिट है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए यह
30 वर्ष है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है कितनी? डी रैंक है इसकी, मतलब 50। आपको बता दें कि इस इंडेक्स को जारी करता है ब्लूमबर्ग, और फरवरी 2021 में यह अभी हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 50 है। 4 अंकों का जो है भारत ऊपर आया है। 2020 में भारत की रैंक 54 थी, और पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश? दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बताइए कि स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग तो 2-3 फसलों का एक साथ उगाना ये नहीं होता है, फसलों की अदला बदली भी नहीं है, ये होता है पशुओं के प्रजनन से संबंधित। तो ऑप्शन बी, यानी कि जब खेतों में पशुओं से संबंधित, जो उनका प्रजनन से संबंधित जो किसान ऐसी पशुओं का, बेसिकली ऐसे समझिए कि जो पशुपालन करते हैं उसको जो है स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। राज 3077 यहाँ पर बताया गया है कि किस अनाज की एक प्रजाति है? मक्का, ज्वार, धान या फिर गेहूँ? सही आंसर है इसका गेहूँ। राज 3077 ये गेहूँ की एक प्रजाति है। जनजातियों में कौन सी जनजाति पितृवंशी है? तो ये होती है टोडा जनजाति, ये जरूर याद रखना आप। और टोडा जनजाति के लोग आपको तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर मिलेंगे। यह टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा मानी जाती है। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? भक्त तुकाराम, तो दोस्तों याद रखना कि जो भक्त तुकाराम थे ये जहांगीर के समकालीन थे, और तुकाराम का जो काल था वो 1608 से लेकर 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर किसके साथ समाप्त हो गया था? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही? जी नहीं। राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही? ये भी नहीं है। ये होगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप याद रखना। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल को 1946 में भेजा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेवेल्स और भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की थी, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य को लाना। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? 1826 का जूरी अधिनियम, और ये जो आंसर होगा क्या होगा? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे और राजनारायण बसु। तो सही आंसर इसका होगा राजा राम मोहन राय। स्ट्राइकर शब्द यह किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? तो दोस्तों याद रखना जो स्ट्राइकर शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। और भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में एकमात्र विजय कब हासिल की थी? तो वो समय था 1956 का, 1956 का समय था। स्वतंत्रता के बाद मिलने वाले निराशाओं के बीच 1956 में मेलबर्न और 1960 में रोम ओलंपिक चमकते सितारे हैं। 1956 में मेलबर्न में भारत ने अब तक ओलंपिक की अपनी एकमात्र जीत दर्ज की है, और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 1 दिसंबर 1956 में हरा दिया गया था। तो ये याद रखना आप, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? BS6, तो दोस्तों ये हरे रंग की एक पट्टी होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? मतलब जो रैंकिंग रही भारत की वो क्या रही? सही आंसर होगा इसका 168, यानी कि ऑप्शन ए। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में आपको ये भी याद रखना होगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 2 साल पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो 2021 में नहीं आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा अगला 2022 में। भारत को 180 देशों में 168वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत का स्कोर रहा था 27.6, और वर्ष 2018 में इस सूचकांक में भारत 177वें स्थान पर था। तो 2020 में भारत ने
9 स्थानों की बढ़त ली थी, ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, बताइए कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ऑप्शन ए नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी सूरत, भरूच, आगरा। ऑप्शन सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और डेली 5 PM यानी कि शाम को 5 बजे आपको एक वीडियो स्टैटिक जीके पर उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि UPPSC, UP SSSC और अन्य परीक्षाओं के साथ साथ जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रतिदिन जो है आपको अल्टरनेट रूप से जो वीडियोज़ होते हैं वो अलग अलग टॉपिक पर उपलब्ध होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी कि आपको कौन सा वीडियो कब उपलब्ध हो रहा है। और सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करिए और जुड़ जाइए। तो शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।